क्या इंसान की जान की कीमत आज इतनी सस्ती हो गई है कि जहां वो इलाज कराने जाता है वहां भी वो सुरक्षित नहीं है? क्या हमारे देश की सरकार हर नागरिक को पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करके दे रही है? क्या हमारे देश के एक गरीब नागरिक को बीमार होने के बाद ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो फिर से पहले जैसे ठीक हो सकता है? मैं संजय गुरबानी टुडेज़ न्यूज़ टुमारोज़ नॉलेज के ट्रेंडिंग टॉपिक एपिसोड 2 में दूंगा आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब। दोस्तों, आज हमारे देश के हेल्थ केयर सिस्टम की कंडीशन कुछ ऐसी है जैसे क्लास में बैठे लास्ट बेंचर बच्चे की होती है। जैसे वो भी किसी के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, कोई उसको अटेंशन नहीं देता और उसका किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही हमारे देश में हेल्थ केयर सिस्टम का हाल है। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे देश के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत कुछ ऐसी है कि वहाँ पे इलाज कराना तो दूर, वहाँ पे खड़ा रहना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो क्या कारण है इन सब असुविधाओं का? इन सब असुविधाओं के बहुत सारे कारण हैं। आइए हम विस्तार में जानते हैं कि क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से हमारे देश की मेडिकल कंडीशंस इतनी ख़राब हैं। दोस्तों, इसका सबसे पहला जो कारण है वो है हमारे देश की मेडिकल बजट। दोस्तों, हमारे देश की जो मेडिकल बजट है वो 2021 से पहले 94,453 करोड़ यानी 94,452 करोड़ रुपीस थी। बट उसको 2021 के बजट के बाद 137% से बढ़ा के 2,23,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दोस्तों, अब आप सोचेंगे ये तो बहुत बढ़िया हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। पर दोस्तों, जितना बड़ा ये लग रहा है ये उतना बड़ा है नहीं। 137 करोड़ वाली आबादी वाले देश में अगर 94,452 करोड़ को प्रति व्यक्ति बांटा जाए दोस्तों, तो प्रति व्यक्ति सिर्फ 699 रुपीस यानी 689 रुपीस एक व्यक्ति को मिलता है। और जो अभी सरकार ने नया बजट लाया है उस हिसाब से प्रति व्यक्ति 1,600 रुपये कर दिया गया है। और दोस्तों, हमें जो ये 1,600 रुपये दिए जा रहे हैं, इन 1,600 रुपये में हमको मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इन 1,600 रुपये का मतलब ये है कि इसमें हमारे देश के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे सभी स्टाफ, डॉक्टर्स की सैलरीज भी इंक्लूड हैं और उसके सिवा जो भी टीकाकरण, पोलियो की टीका, दूसरे वैक्सीन्स, कोविड वैक्सीन्स, इन सबको इंक्लूड करके प्रति व्यक्ति जो सरकार ने बजट मुकर्रर की है वो 1,600 रुपये की है। तो आप दोस्तों ये समझ सकते हो कि ये कितनी कम है प्रति व्यक्ति। दोस्तों, अब आप बोलेंगे कि ये आप कैसे बोल रहे हैं कि हमारे देश की मेडिकल सुविधाएं कम हैं और हमारे देश की मेडिकल बजट कम है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि हमारे देश की मेडिकल सुविधाओं और दूसरे देश की मेडिकल सुविधाओं में क्या फ़र्क है, कितना बजट है दूसरे देश के मेडिकल सुविधाओं का। दोस्तों, यूएसए की जो हेल्थ केयर बजट है वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स है, जिसको अगर रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो 26,12,000 करोड़ होता है। मतलब अगर प्रति व्यक्ति दर देखा जाए तो वहाँ की पॉपुलेशन 32 करोड़ है, तो वहाँ की सरकार हर प्रति व्यक्ति को 81,594 रुपीस यानी 81,594 रुपये प्रोवाइड कर रही है। तो दोस्तों, यूएसए की जो सरकार है वो अपने देश की जो हेल्थ केयर बजट प्रोवाइड कर रही है वो हमारे देश की हेल्थ केयर बजट से 5,000 गुना ज़्यादा है। तो यही आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि हमारे देश का हेल्थ केयर सिस्टम और दूसरे देशों का हेल्थ केयर सिस्टम में कितना अंतर है दोस्तों। अब दोस्तों, दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो है डॉक्टर रेशो का। ये डॉक्टर रेशो क्या होता है? डॉक्टर रेशो वो होता है कि हमारे देश में प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे कितने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। दोस्तों, हमारे देश भारत में प्रति व्यक्ति डॉक्टर रेशो 1:1456 है। तो हमारे देश में दोस्तों प्रति 1456 लोगों के पीछे सिर्फ एक डॉक्टर अवेलेबल है। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हर देश में प्रति 1000 व्यक्ति के पीछे एक डॉक्टर अवेलेबल होना ज़रूरी है। पर दोस्तों, फिर आप बोलेंगे यहाँ पे सिर्फ 456 लोगों का ही तो फ़र्क है। पर दोस्तों, ये सिर्फ 456 लोगों का फ़र्क नहीं है। आइए मैं आपको अच्छे से इसका फ़र्क समझाता हूँ। दोस्तों, भारत में टोटल 12 लाख एलोपैथी डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें सिर्फ जो 10% डॉक्टर हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। मतलब 12 लाख में से सिर्फ 1,20,000 डॉक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं। और दोस्तों, हमारे देश की पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे देश का 60% हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे आता है, जो करीबन 82 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 82 करोड़ लोगों के पीछे सिर्फ 1,20,000 डॉक्टर हैं। और दोस्तों, अगर इसका रेशो निकाला जाए
है तो भारत में प्रति 10,926 लोगों के पीछे सिर्फ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर काम करता है। और इनमें से कई डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो मरीज का इलाज वहाँ पे नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं अवेलेबल नहीं होती हैं। ये डॉक्टर मरीजों को या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने का सलाह देते हैं या अपने प्राइवेट क्लिनिक में आने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों में गलती किसकी है, डॉक्टर्स की या गवर्नमेंट की? तो इसका जवाब है दोनों की गलती है दोस्तों। अब आप पूछेंगे कि दोनों की गलती कैसे हुई है, तो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में आने वाली असुविधाओं के लिए हमारी गवर्नमेंट और हमारे डॉक्टर्स कैसे जिम्मेदार हैं। दोस्तों इसका सबसे पहला कारण जो है वो है मेडिकल फीस। दोस्तों भारत में अगर किसी को डॉक्टर बनना होता है तो उसको MBBS की पढ़ाई पूरी करनी होती है। MBBS का मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। दोस्तों ये पढ़ाई पूरी करने के लिए एक व्यक्ति को गवर्नमेंट कॉलेज में 7 लाख रुपए का खर्चा आता है, और अगर वो किसी प्राइवेट कॉलेज से ये पढ़ाई पूरी करता है तो उसको 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक का खर्चा भी आ सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। और अगर किसी को MD की डिग्री के लिए परस्यू करना है, जिसको डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, तो उसके लिए ये खर्चा डबल भी हो सकता है। दोस्तों गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये फ़ीस कम तो है, पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में कम फीस होने की वजह से वहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टडीज़ नहीं होती, स्टडीज़ के लिए प्रॉपर उपकरण अवेलेबल नहीं होते, प्रॉपर सुविधाएं नहीं होती, या फिर कोटा सिस्टम की वजह से कहीं लोगों को वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता है। इसीलिए उनको प्राइवेट सेक्टर से जाके ही इस चीज़ की पढ़ाई करनी पड़ती है, जिसमें उनका काफ़ी खर्चा आ जाता है। और दोस्तों देखा जाए तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे देश का 60% जो पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा के नीचे आता है। उसके बाद जो 28% जो लोग हैं लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, जो उसके बाद 3% जो लोग हैं वो अपर मिडिल क्लास में आते हैं, और उसके बाद जो 9% बचे हुए लोग हैं वो रिच क्लास में आते हैं। तो दोस्तों ये जो पढ़ाई का खर्चा है ये ना गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ना ही लोअर मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और ये सिर्फ बचे हुए 12% लोग हैं जो मेडिकल के पढ़ाई का खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे देश का 88% जो रेशो है वो मेडिकल्स की पढ़ाई से वंचित रह जाता है। बाकी जो बचे 12% लोग हैं वही सिर्फ मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। उनमें से भी काफ़ी कम लोग हैं जो आगे चल के मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, आफ्टर कॉलेज मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं। इसीलिए हमारे देश में डॉक्टर रेशो काफ़ी कम है दोस्तों। और इतनी फीस भरने के बाद भी, इतना खर्चा करने के बाद भी जब एक व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है तो उसकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 25,000 से लेकर 40,000 तक मुकर्रर की गई है। तो दोस्तों इसीलिए हमारे देश में जितने भी लोग डॉक्टर बनते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ज़्यादा उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं। अब इसका जो दूसरा कारण है दोस्तों वो है पुअर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। दोस्तों हमारे देश में काफ़ी लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए जानकारी तक नहीं है, और इनमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंडिया में जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं मोस्टली वो प्राइवेट सेक्टर में आती हैं, और ये जो इंश्योरेंस कंपनी के लोग हैं ये उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जो इनके बड़े से बड़े प्लान्स में इन्वेस्ट कर सकें। ऐसे करके हमारे इंडिया में इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए किसी को भी अवेयरनेस नहीं है, और अगर किसी इंसिडेंट के टाइम पे किसी इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो जो ये इंश्योरेंस कंपनीज हैं ये प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती हैं। इसीलिए जो बचे कुचे लोग हैं उनका इन इंश्योरेंस कंपनीज से विश्वास उठ जाता है दोस्तों। और दोस्तों दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ में मेडिकल इंश्योरेंस को एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझा जाता है, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई मुसीबत आती है या कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई बीमारी होती है, तो ये मेडिकल इंश्योरेंस उनके बहुत सारे अनप्लान्ड होने वाले खर्चों को कवर करता है। और इसका इन सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस पैदा करने का काम, जागरूकता पैदा करने का काम वहाँ की सरकार करती है। इसीलिए हमारे देश की सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि आम जनता में मेडिकल इंश्योरेंस और मेडिकल से आने वाली दूसरी फैसिलिटीज़ के लिए हमारी आम जनता को जागरूक करें और उनको प्रॉपर गाइडेंस दे, जैसे आम जनता भी इन सब सुविधाओं का लाभ उठा सके। और दोस्तों अब चौथा जो कारण है वो है लैक ऑफ नॉलेज, जिसको बोलते हैं जानकारी की कमी। दोस्तों अगर इन सब चीज़ों में 90% गलती हमारे सिस्टम की है तो 10% गलती हमारे देश के लोगों की भी है।
दोस्तों हमारे देश का जो लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे लोगों की जो संख्या है वो 77% है। तो दोस्तों क्या ये सही है? इसका जवाब है नहीं। अगर हमारे देश में किसी व्यक्ति को एक भाषा में लिखना आता है या एक भाषा को पढ़ना आता है तो उसी दर पे हमारे देश में लिटरेसी रेट निकाला जाता है। पर दोस्तों हमारे देश में देखा जाए तो लिटरेसी रेट काफ़ी कम है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे देश का एक्चुअल लिटरेसी रेट क्या है। दोस्तों इंडिया के सिर्फ 12% लोग 10th पास हैं, 9% लोग 12th पास है और 4.5% लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं। और हमारे समाज का काफ़ी बड़ा हिस्सा है जो इलिटरेसी रेट के अंतर्गत आता है, जिसको हम अनपढ़ भी कहते हैं। और दोस्तों ये जो समाज का हिस्सा है इनको ना मेडिकल की नॉलेज होती है ना दूसरी चीज़ों की नॉलेज होती है। ये समाज का एक गरीब तबका होता है, इसीलिए इनको ये नहीं पता होता कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी हमको काफ़ी सुविधाएं दी जाती हैं जो कि या तो मुफ्त होती हैं या तो कम से कम पैसों में अवेलेबल होती हैं। इसीलिए दोस्तों मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है तो अपने साथ किसी ऐसे जानकार व्यक्ति को लेके जाए जो आपकी मदद कर सके और आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल करके उन तक पहुंचा सके। दोस्तों आज मेरा ये मुद्दा उठाने का रीज़न क्या है, आज मैंने ये हॉस्पिटल्स के बारे में आपको सब जानकारी क्यों दी, तो उसका रीज़न ये है दोस्तों कि सोमवार को 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपर्याप्त सुरक्षा उपकरणों यानी लैक ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स वाले सभी अस्पतालों पर नाराज़गी जताते हुए ये कहा कि आजकल मेडिकल इंडस्ट्री सिर्फ एक पैसा कमाने का व्यवसाय बन गया है और ये सब मानव संकट पर पनप रहा है और इंसान वहाँ भी सेफ नहीं है और बेहतर है कि इनको बंद कर दिया जाए। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की नाराज़गी जताने का कारण क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों बात दरअसल 1 मई 2021 की है, जब भरूच के एक अस्पताल में आईसीयू में आग लगने की वजह से 16 कोविड पेशेंट्स और 2 हॉस्पिटल नर्सेस की जलने की वजह से मृत्यु हो गई और बाकी बचे 27 पेशेंट्स को वहाँ के लोकल लोगों ने खिड़कियों के कांच तोड़ के वहाँ से बाहर निकाला और उनको नज़दीकी अस्पतालों में भेज दिया गया। और जब आग लगने की वजह सामने आई तो पता चला कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी और जब ये आग लगी तो वहाँ पे आग बुझाने के लिए कोई भी उपकरण मौजूद नहीं थे। तो दोस्तों पुलिस ने इन घटना के संबंधित सभी गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों बात यहाँ पे ये आती है कि जब किसी भी इमारत की कंस्ट्रक्शन होती है तो उसको रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट के अंतर्गत भवन उपयोग अनुमति यानी बिल्डिंग यूज़ परमिट लेनी पड़ती है। और दोस्तों ये परमिट देने से पहले बिल्डिंग के सभी ज़रूरी उपकरणों की जांच की जाती है, जैसे कि वाटर सप्लाई, वाटर स्प्रिंकलर, फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और काफ़ी सारी चीज़ों की जांच की जाती है। और ये सब जांच कंप्लीट होने के बाद ही एक बिल्डिंग को ये परमिट हासिल होती है। और दोस्तों जिस हॉस्पिटल में ये आग लगी उस हॉस्पिटल को भवन उपयोग अनुमति यानी बिल्डिंग यूज़ परमिट का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं था। और ऐसी कई और हॉस्पिटल्स हैं जिनको कोरोना काल के चलते हुए सरकार ने ये परमिशन दी है कि आप इन हॉस्पिटल्स का इमरजेंसी के टाइम पे उपयोग कर सकते हैं। और इन सभी हॉस्पिटल्स का भवन उपयोग अनुमति लेने के लिए सरकार ने 22 जून 2022 तक का टाइम दिया हुआ है। और दोस्तों जिस हॉस्पिटल में ये आग लगी उस हॉस्पिटल में भवन उपयोग अनुमति का ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं था। और ऐसी कई और हॉस्पिटल्स हैं जिसको कोरोना काल के चलते हुए हमारी गवर्नमेंट ने ऐसी परमिशन दे के रखी है कि वो इमरजेंसी के टाइम पे इन अस्पतालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार की इस बात पर भड़कते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अपनी ये अधिसूचना वापस लेने के लिए कहा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह ने ये कहा कि ये प्राइवेट अस्पताल बहुत बड़े व्यवसाय बन गए हैं और हम इन व्यवसायों को लोगों की जान को संकट में डाल के समृद्ध नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ने दे सकते। तो बेहतर होगा कि ऐसे हॉस्पिटल्स को बंद कर दिया जाए। सरकार चाहे तो ऐसे इमरजेंसी छोटे हॉस्पिटल की परमिशन देने के बजाय अच्छे और बेहतर हॉस्पिटल प्रदान कर सकती है। और बेंच ऑफ जजेस ने यह भी कहा हॉस्पिटल एक रियल एस्टेट का बिजनेस बन गया है। मुसीबत के टाइम पे मरीजों की सहायता करने के बजाय व्यापक रूप से ये महसूस किया गया है कि ये एक पैसा कमाने की मशीन बन चुके हैं।
तो दोस्तों मेरा ये मुद्दा आज यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों मेरी आपको यही सजेशन है कि कभी भी आपको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है तो अपने साथ किसी जानकार व्यक्ति को लेकर जाएं, और कभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने से पहले ये ना सोचें कि हमारा इलाज यहाँ पे मुफ्त में हो रहा है, फ्री में हो रहा है, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो इलाज होता है वो सरकार हमारे टैक्सेस से जो पैसा कमाती है उसी से किया जाता है। तो दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी एक चीज़ खरीदता है तो वो भी सरकार को टैक्स पे करता है। तो दोस्तों कभी भी ये ना सोचें कि आप जो ये इलाज करा रहे हैं ये आपके हक़ का नहीं है। अपने हक़ के लिए लड़ें, अपने हक़ के लिए आगे बढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, जैसे हमारी जो आने वाली जनरेशन है उन्हें अपने मानवीय अधिकारों की अच्छे से जानकारी हो। और मेरी सभी डॉक्टर्स से यही रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप माना गया है। डॉक्टर्स का जो पेशा है उसको मानवीय सेवा में गिना जाता है। तो प्लीज़ इस प्रोफेशन को बिज़नेस ना बनाएं। दोस्तों सभी डॉक्टर्स एक जैसे नहीं होते। कई डॉक्टर्स ने कोविड काल के टाइम पे अपनी जान पे खेल के लोगों की जान बचाई है। ऐसे डॉक्टर्स हमेशा हमारे लिए, हमारे समाज के लिए हीरो रहेंगे। और कई डॉक्टर्स हैं जो घंटों तक बिना सोए, बिना खाए पिए मरीजों की सेवा में लगे होते हैं। तो ऐसे डॉक्टर्स को हमारे समाज की तरफ से हमेशा सैल्यूट है। तो दोस्तों यहीं पे मेरा ये टॉपिक ख़त्म होता है और मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। दोस्तों अगर मेरा ये मुद्दा आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन दिखे। और दोस्तों मैं जल्दी दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा और एक नए मुद्दे पे पूरी आपको जानकारी दूँगा और आपके नॉलेज को हमेशा ऐसे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद दोस्तों।